यस चलो लास्ट टॉपिक बचा अपने इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3A का, विच इज योर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहीं हमेशा नीचे क्यों भागता है उसका रीजन बताओ मुझे। चलो क्यों नीचे भागता है, ये रहा आपका हेडिंग, ठीक है, मैंने आंसर छुपा दिए हैं। जस्टिफाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है पता है क्या आपको, एक्सप्लेन। गाइस एक्सप्लेन करो कि वो हमेशा नीचे क्यों भागता है, क्यों हमेशा डाउनवर्ड रहता है, लेफ्ट से राइट में क्यों रहता है, ठीक है। ओके चलो बोलो मुझे, आपका क्या लॉजिक बनता है मुझे बताओ फटाफट से। हमेशा नीचे क्यों जाता है मैम? सिंपल सी बात है यार, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वो जो टेबल है ना, वो जो शेड्यूल वही वैसा आता है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो ग्राफ वैसे बनता है। यस और नो? कोई भी एक ग्राफ शेड्यूल के बेसिस पे ही बनेगा, यस और नो? कोई भी ग्राफ शेड्यूल के बेसिस पे बनता है, और जो शेड्यूल है वो इसी तरह का होता है कि ऑटोमेटिकली ग्राफ नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड जाता है। तो जरा चलो यार एक बार ये शेड्यूल की तरफ देखो, तुम कंप्लेन कर रहे हो ना शेड्यूल के बारे में, ये शेड्यूल क्या बोलता है, जब हायर है ना, जब हायर द प्राइस है तो लोअर क्या है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, और जब हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल सा एक फंडा है, ठीक है। इसी पॉइंट को जब हमने प्लॉट किया, देखो 50 और 1 को जब हमने मिलाया तो ये रहा पॉइंट बना, 40 को और 2 को मिलाया तो ये रहा आपका, ये रहा 40 और ये रहा 2 तो ये रहा पॉइंट आया, 30 और 3 को मिलाया ये रहा 30 और ये रहा आपका 3 तो ये पॉइंट्स आए हमारे, 20 और 4 ये रहा 24 ये पॉइंट आ गया, 10 and 5 ये रहा पर ये पॉइंट आ गया। एंड व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंड वी गेट डिमांड कर्व dt। ठीक है, ये कंसेप्ट था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेबल आपका हमेशा यही बन रहा है, यस और नो? तो अब मुझे ये बताओ कि ये टेबल में क्या है एग्जैक्टली। ये टेबल में ये बोल रहे हैं वो लोग कि जो प्राइसेस है, जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो रही है गाइस, कम हो रही है, और जब प्राइसेस कम हो गई, जब 50 हुई थी तो हमने एक ही डिमांड किया, और जब 10 हो गई तो हमने 5 क्वांटिटी डिमांड किया, 5, तो डिमांड क्या हो गई हमारी, बढ़ गई है। इसी पॉइंट को आपने, इसी कंसेप्ट को लिया आपने और प्लॉट किया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में सोचो, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग सोचेंगे ना कि जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम क्यों होती है, जब प्राइसेस बढ़ रही है तो डिमांड कम क्यों हो रही है, टेल मी, क्या लॉजिक है? अरे अच्छा रुको, कोई भी मतलब ये दोनों एंगल इसमें एनालिसिस करो। चलो आ जाओ, अब बता सकती हूँ मैं आपको ये समझ में आ रहा है, हम लोग स्लोप कर रहे हैं डाउनवर्ड, वो कर्व ऐसा जा रहा है। ये कर्व किस बेसिस पे बना, शेड्यूल के बेसिस पे बना। तो शेड्यूल में गए, शेड्यूल में एनालिसिस किया तो क्या मिल रहा है, व्हेन प्राइसेस आर हाई डिमांड आर लोअर, ठीक है। हायर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर इज द प्राइस लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, यस और नो? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, हम यहाँ पे पहुंचे। अब ये पॉइंट को हम लोग ने, हमने शांति से एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि भाई आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजन है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक ढूंढो, ठीक है। चलो आ जाओ, एक तो मुझे एक बात बताओ, जब प्राइसेस कम है और तुम ज़्यादा खरीद रहे हो, तुमने डिमांड एकदम से बढ़ा दी है, क्यों बढ़ा दी मैडम? हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी इच्छाएं बढ़ गई, ठीक है, तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर लिया, ठीक है, इनकम इफेक्ट। मैम डिमांड इसलिए कम कर दी क्योंकि वही एक ही गुड्स कितने बार लेंगे ना हम लोग, एक ही जो गुड्स है वो कितने बार लेंगे, ठीक है। तो ये एक पार्ट था। ये लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब नंबर एज द नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीजेज, जो हमारी जो डिमांड है वो लो होती जाती है, यूटिलिटी कम कम होती जाती है। अरे एक ही पिज्जा कितने बार खाओगे, एक ही ब्रेड कितने बार खाओगे, घर का खाना कितने बार खाओगे, कभी तो होटल की भी याद आएगी, यस और नो? ठीक है, ओके। फिर एक होगा आपका कि भाई इतने सारे यूजेज है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी इसके इतने सारे यूजेज है, तो हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी है मैडम, हमने उसकी डिमांड क्या करी है, बढ़ा दी। ये लो मैम इलेक्ट्रिसिटी, इधर आ गया आपका लॉ ऑफ DMU, मैं इसको ये कर रही हूँ, पार्शियल कर रही हूँ, आप भी ऐसे कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है ना, शॉर्टकट लिखा है इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस है तो हमने क्या कर दिया है, हमने उसके जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लेने शुरू कर दी। ये लो हो गई मल्टीपल इफेक्ट, ठीक है मैम। डिमांड इसलिए बढ़ गई ना क्योंकि मार्केट में नए यूजर्स ज़्यादा थे, प्राइसेस तो कम थी मैडम, लेकिन इतने न्यू यूजर्स थे ना, वो अभी चुन्नू मुन्नू आया ना घर पे, तो चुन्नू मुन्नू की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ये लो न्यू यूजर्स। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे घर में चुन्नू मुन्नू आए, उन्होंने भी 2-2 चपाती मांगी, डिमांड बढ़ा दी घर की, यस और नो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या रहता था बताओ मुझे? सब्स्टिट्यूट्स में, अरे सब्स्टिट्यूट्स में क्या रहता था? सब्स्टिट्यूशन बोला तो कुछ ऐसे कोई एकदम बाहर से कुछ टर्म नहीं आया, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। आपको सब्स्टिट्यूट और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताए थे, यस और नो। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बोलो? टी एंड कॉफ़ी। अरे चाय नहीं है तो कॉफ़ी भी चलेगी, यस और नो। तो अगर चाय की प्राइसेस मतलब टी की अगर प्राइसेस बढ़ जाती है तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? कॉफ़ी की। ये हो गया सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। तो ये जो डिमांड बढ़ रही है ना मैडम, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण बढ़ रही है क्योंकि जो चाय पत्ती है वो इतनी महंगी हो गई है, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई कॉफ़ी पीने वाले ना बहुत कम लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को भी पता है। तो उन्होंने क्या कर दिया पता है क्या? उन्होंने चाय की प्राइसेस, जो चाय पत्ती होती है ना उसकी प्राइसेस बढ़ा दी, टी की प्राइसेस बढ़ा दिए। तो क्या कर दिया, लोग शिफ्ट हो गए। लोगों ने, अब हम लोग भी थोड़े तो सेंसिबल है ही, हमने क्या, महंगा है ना, ठीक है जाने दे, कॉफ़ी पियेंगे हम। ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ा दी, हमने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। तो मैंने यहाँ पे लिखो पहले, प्राइसेस किसकी बढ़ी है? टी की बढ़ी है। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है? कॉफ़ी की बढ़ रही है, यस और नो। बस खत्म हो गया। समृद्धि है क्या? ये बेटा बोलो, क्या नहीं समझा था आपको इसमें? सिंपल सा तो पार्ट था। डन एवरीवन? ये रीजंस है, आपका जो स्लोप है ना वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। गाइस ऑब्वियसली सोचो ना, आप कर्व की बात कर रहे हो, कर्व डिपेंड होता है शेड्यूल पे, शेड्यूल डिपेंड होता है हमारे ये जो कंसेप्ट है इस पे। तो ये कंसेप्ट क्यों आया, क्या रीजन है? यही तो रीजन है, ये 5 रीजन है, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पहले तो मुझे ये बता दो, आप सभी को ये पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? एनी पॉइंट्स टू बी रिपीटेड? देखो, वो डाउनवर्ड क्यों जाता है, डिमांड डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, क्या लॉजिक है? क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा कंसेप्ट है, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी भाई साहब, और अगर प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट हमारा लॉ ऑफ डिमांड में चालू होता है, और इसी के कारण जो डिमांड का है वो हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप करता है। यहां तक क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यहां तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक ही गुड्स कितने बार लोगे? एक ही गुड्स कितने? कैन आई परचेज 1 टी-शर्ट नंबर ऑफ टाइम्स? क्या मैं एक ही टी शर्ट को 2 या 3, चलो यार 2 बार भी खरीद लिया इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अगर वाइट कोई टी शर्ट है तो वो हमें ज़्यादा लगता है तो चलो यार वाइट खरीद लिया, बट कैन यू बाय, विल यू बाय नंबर ऑफ टाइम्स एक ही पैटर्न का एक ही क्लोथ खरीदोगे क्या यार? नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि DMU, अरे बॉयज आप भी नहीं खरीदोगे, यस और नो? वो क्या वाला कंसेप्ट हो गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक ही गुड्स बार बार कितना, घर का खाना कितना, हम लोग भी हमारी मम्मा को बोलते हैं ना, मम्मा यार प्लीज आज वो मत बनाना, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, मैं घर में वही रोटी सब्जी खा के बोर हो गया, अब संडे है कुछ तो चेंज चाहिए, यस और नो? ठीक है, ये हो गया आपका DMU। सेकेंड वाला हो गया आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होगा? सडनली इनकम बढ़ गया, डिमांड बढ़ा दोगे बॉस, ठीक है। फिर कौन सा इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई ना, तो जो दूसरा वाला गुड था उसकी डिमांड बढ़ गया, ठीक है। मल्टीपर्पज यूजेस, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट एग्जांपल है, एक ही बार में सब समझ में आता था। एक वो जो गुड है वो सिंगल वांट, जो एक गुड्स है, ठीक है, वो हमारे वेरियस वांट को सेटिस्फाई करता है। और लास्ट वाला आ गया आपका न्यू कंज्यूमर्स, ठीक है, जो हमारे चुन्नू मुन्नू आए ना अभी हरीश सर के घर में जो चुन्नू मुन्नू है, उन्होंने डिमांड आके बढ़ा दी, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खिलौने चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, चलो ठीक है। चलो आ जाओ अब डिटेल में देखते हैं, डिटेल में देखें लॉ ऑफ DMU। ये क्या बोलता है गाइस? अब लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। बहुत ही इजी था कंसेप्ट था, इसलिए सबसे लास्ट में लिया कि भाई अब इसको तो कोई टाइम ही नहीं लगना, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, MU क्या है? शॉर्टकट,
मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपने प्रॉपर इज्जतदारी से मार्जिनल यूटिलिटी ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है कमोडिटी की विथ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ दैट कमोडिटी। और इंक्रीज कब हो जाएगी? अरे फॉर एग्जाम्पल, चलो आप घर में ना, मान लो वो आपको कौन सा हलवा पसंद है, मान लो घर में ना बादाम का हलवा बना है, ठीक है, या फरसान बनाया मम्मी ने, वो घर की शेव वगैरह बनाई है, ठीक है। अभी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मतलब घर में सब खा लेते हैं, जब वो खत्म होने वाला होता है ना, फिर मैं मेरी मदर इन लॉ को कंप्लेंट करती हूँ, मम्मा यार मुझे तो मिला ही नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। फिर हम हमारे ये सब मेरी भाई और मेरे बहन ने खा लिया या हस्बैंड ने खा लिया, मतलब अब आपके साथ भी ये चीज़ें होती होगी। ये सर जब चीज़ें खत्म हो जाती ना, तब आपको लगता नहीं यार मम्मा मुझे यही खाना, आप मेरे लिए वापस से बनाओ, आप ऐसा करो वैसा। क्यों? बिकॉज ये एक नेचुरल साइकोलॉजी है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। ये वापस इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कोई बच्चा जो यहाँ से लेक्चर अटेंड कर रहा है उसे भी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा जी देखो, जब वो चीज़ें कम हुई ना, तब तुमको ऐसा लग रहा था यार खाना है खाना है खाना है, ठीक है। घर में खीर खत्म हो गई ना, तब यार मम्मा वो लास्ट वाला जो है ना वो मेरे लिए रखना, ठीक है, वो अब आप किसी को नहीं दोगी, वो मेरे लिए रहेगा। क्या हुआ? जब स्टॉक डिक्रीज हो गया ना, क्या डिक्रीज हुआ है गाइस? जब स्टॉक जो है, स्टॉक डिक्रीज हो गया तो यूटिलिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एमयू स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एडिशनल यूटिलिटी, ओके। और जब स्टॉक, वैसे यार बहुत खीर बनाई है मम्मी ने, सबके हिसाब घरों में, मतलब ऐसे डबल बना लिए, ठीक है यार खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे, ये सुनो वही एटीट्यूड होता है। देयरफॉर अ कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। दिस implies that demand curve is downward sloping। हो रहा है? लर्न हुआ? एवरीवन समझ में आया कंसेप्ट? यस, फर्स्ट वन क्लियर? एवरीवन पक्का? फर्स्ट वन डन? तोड़ चलो यार, अरे आपका मैदा, चलो बढ़ो आगे, हरीश सर का मैदा है ना। सेकेंड वन, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, अभी ये इनकम इफेक्ट क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब हमारा जो वो फंडा है, जो कंसेप्ट हमारा कि जो डिमांड कब बढ़ेगी गाइस? जब प्राइस डिक्रीज होगी तो आपने डिमांड बढ़ा दी, इस केस में आपने डिमांड बढ़ा दी, या इन बोथ ऑफ द सिचुएशन, चलो यार दोनों सिचुएशन में जब प्राइस बढ़ भी रही थी, प्राइस बढ़ भी रही थी ना, तो भी तुमने डिमांड बढ़ा दी। लो, डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए थी ना, प्राइस बढ़ रही है तो। प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो तब भी डिमांड बढ़ा दी। क्यों भाई? क्योंकि इनकम बढ़ गया है। इनकम बढ़ गया है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है तो रियल परचेजिंग पावर बढ़ रही है। समझ में आ रहा है एवरीवन? देखो, जब प्राइस फॉल हो जाती है ना, तो परचेजिंग पावर, वो याद आ रहा है कि अपना गिवन गुड्स, ब्रेड एंड मीट, याद आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? जब परचेजिंग पावर है, दैट इज द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। रियल इनकम मतलब अपने पास में 50 रुपए है, वो नेहा गई थी, ठीक है, उसने 50 रुपीज में 5 चीजें लेकर आ गई है। मम्मा ने एक ही चीज लाने बोला था, मम्मा को लगा कि भाई कॉस्टली है, ठीक है, मम्मा ने बोला बेटा एक लेकर आ जाना, बहुत महंगा है। नेहा गई और उसने 5 चीजें लेकर आई है 50 रुपीज में। ये क्या हो गया? क्यों लेके आई नेहा 5 चीजें एक 50 रुपीज में? आपने क्यों लेकर आया बेटा? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई थी। वो जो सामान था वो आपको 10 रुपए में मिल रहा था, अब आपको लग रहा था कि यार सिर्फ अकेले लेने से बेटर है घर में हम सबके लिए लेते हैं, ठीक है। लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आइसक्रीम, ठीक है। तो क्या हो जाता है? जब प्राइस फॉल हो जाती है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब अगर परचेजिंग पावर मतलब हाथ में हार्ड कैश बढ़ गया, हाथ में क्या हो गया? हार्ड कैश, रियल इनकम बढ़ गई, अपने पास हार्ड कैश है, ठीक है, तो और खर्चा करना है, ठीक है, तो आपने डिमांड बढ़ा दी। दिस अनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। दिस इज नोन एज योर इनकम इफेक्ट। सिंपल, ठीक है, डन। सेकेंड वन, एवरी वन ऑफ यू? यप, ओके, चलो। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वेदांगी, देखो 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, मतलब अगर एक नहीं है ना तो हमें दूसरा भी चलेगा। अगर एक बहुत महंगा है ना, हम बोलेंगे जा रे बाजू में हम ये वाली ब्रांड का ले लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का यू परचेज द क्लोथ्स, ठीक है, इफ यू परचेज की भैया आप वीरोमोडा के ही परचेज करोगे, और अगर वीरोमोडा के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, 2500 की एक जीन्स है, फिर क्या आप वो 2500 में जीन्स परचेज करोगे, या यू विल शिफ्ट टू
क्या बोलते हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स है यार। गास की जीन्स होती है, यूनाइटेड कलर्स और बेनेटन की है, लेविस की है ना, एलन सोली की है। तो आपको दिख रहा है कि वहाँ कम है, वहाँ पे 1500 में मिल रही है, तो क्या आप 3000 की जीन्स खरीदोगे? इसकी प्राइसेस बढ़ी है ना, ये ब्रांड की बढ़ी है ना, तो हमने इस ब्रांड की डिमांड बढ़ा दी है। प्राइसेस चाय की बढ़ी, डिमांड कॉफ़ी की बढ़ाई। डिफरेंस वो देखना, किसकी प्राइस बढ़ी रे भाई? प्राइस बढ़ी है टी की। वेदांगी समझा बेटा? आपने डिमांड बढ़ाई कॉफ़ी की। यस। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अब आ जाओ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, जब जो प्राइस है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज है, जब प्राइस जो है कमोडिटी की जब वो राइज हो जाएगी, कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट सब्सटीट्यूट। मतलब वो क्या परचेस करेंगे? ज़्यादा कॉफ़ी ज़्यादा परचेस करेंगे, एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज, और वो कमोडिटी कम परचेस करेंगे जिसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। मतलब टी जो है अब हम कम परचेस करेंगे। एक बात बोलूँ आप लोगों को, एग्जाम में ना ये लाइंस नहीं लिखते आप, क्योंकि आपको पढ़ाने के टाइम पे टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, शॉर्टकट वे में पढ़ाते हैं कि भाई बेटा चाय की प्राइस बढ़ेगी ना तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। अब बच्चा क्या करता है एग्जाम में, उसको उतना ही याद रहता है, माइंड में वही याद होता है। बोलने के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे ही इस तरह से पढ़ना। अब ये लास्ट है ना, तो मैं अब आपको उतना डिटेल में पढ़ा सकती हूँ, पहले नहीं पढ़ा सकती थी, ठीक है। अब कंटेंट पे ध्यान दो। चाय पत्ती का प्राइस बढ़ा है, टी का प्राइस बढ़िया है, ठीक है, तो टी की डिमांड हम कम करेंगे। अरे इसकी प्राइस बढ़ी है तो हम इसकी डिमांड कम करेंगे, और हम किसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं? कॉफ़ी की डिमांड कर रहे हैं। डन। ये तीनों लाइन लिख कर आना, तीनों सेंटेंसेस लिख कर आना, ठीक है। वैसे ही पढ़ते हो ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अरे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो शॉर्टकट मारते हैं। पता है क्या? शॉर्टकट नहीं है, ऑलरेडी आपकी नोट्स मैंने एकदम क्रक्स दी है बेटा, इसमें और शॉर्टकट मत करियो, हाथ जोड़ तो विनती है, अदरवाइज बोलोगे कि मैडम सब कुछ लिखा था लेकिन नंबर नहीं मिले। ऐसा मत बोलना। ऑलरेडी जितना आपको रिक्वायर्ड है मुझे बताओ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आएगा 8 मार्क के लिए, 8 मार्क या 6 मार्क। 8 मार्क के लिए आने के चांसेस कम है, 6 मार्क के लिए मेजॉरिटी चांसेस है। मोर देन इनफ कंटेंट दिया मैंने आपको, इनफ कंटेंट दिया बेटा। एटलीस्ट आपका 6 मार्क में भी 1.5 पेज है, और 1 पेज आराम से जाएगा, ठीक है। अगर ये 1.5 पेज कब, जब आपने डायग्राम एकदम मस्त फैला के बनाया तो 1.5 पेज, अदरवाइज 1 पेज में योर आंसर। इससे ज़्यादा कितना लिखना है? 8 पेज में आया तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करो, इस पॉइंट के नीचे एक लाइन करो, समझ लो। अगर 6 मार्क के लिए आया तो यहीं से लिखना शुरू करो। अरे क्या बोल रही हूँ, 6 मार्क के लिए आया है या 4 मार्क के लिए चीजें आई है, तो क्या करोगे आप? 4 मार्क के लिए आया है, आप लिखो यहाँ पे DMU, पूरा लिखोगे लॉ ऑफ DMU, तो आपका वो तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही लिखना शुरू करो। अगर 8 मार्क के लिए आया है, कंटेंट विल बी सेम, डोंट वरी, सिर्फ एग्जामिनर को थोड़ा सा घुमाना है। ये यहाँ से यहाँ से शुरू करो, समझ में आ रहा है? ये कुछ टिप्स टेक्निक्स लेके चलो, बहुत फायदे होंगे। चलो आ जाओ यार, एग्जाम्पल्स में आ जाओ यार फटाफट से। अगर जो चाय की प्राइस है, देखो यहाँ पे, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस। अच्छा, एग्जाम में आप लोग ये अपवर्ड एरो मत बनाना, इंक्रीजेस लिखना, ठीक है। ये क्यों पता है? एग्जाम में अपनी नोट से डायरेक्ट वो जो एरो है ना, ये देखो एकदम सॉलिड बाहर दिखता है, एकदम ऐसे हटके दिखता है। अच्छा, टी की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया है, एंड लेस ऑफ टी। ऐसे तुरंत हाईलाइट होने के लिए ये सारी टेक्निक्स यूज किया मैंने नोट्स में, बट आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टाइम्स मैं बोल रही हूँ बेटा, हर एक लेक्चर में बोल रही हूँ। इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज देन पीपल विल स्टार्ट बाइंग, यहाँ पे क्या लिखोगे? विल increase the buying of coffee and less of tea, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल ये है। Thus when price of tea increases तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कहीं फॉल हो जाएगी। जब चाय की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड चाय की फॉल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट डन। नाउ फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल यूजेज। ये तो बहुत ही सिंपल है कि व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सैटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, इसकी जो डिमांड है वो राइज ही होगी, चाहे प्राइस फॉल हो रहा है या चाहे राइज हो रहा है। यस और नो? अच्छा, न्यू कंज्यूमर्स में क्या बोलोगे? व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स। जब प्राइसेस जो है वो कम हो गए हैं
तो नया एक क्लास आ जाएगा। क्यों? जैसे अभी नेहा ने देखो इसको एक खरीदना था, नेहा जाके 4 और एक्स्ट्रा खरीद के आती है, टोटल 5 खरीद के लाई ना नेहा, एक ही खरीद के लाती थी वो 50 रुपीज में, 4 चीजें और। क्या हुआ? नया कंज्यूमर क्लास एंटर हो गया है, हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी। ठीक है, दस टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद अ फॉल इन प्राइस। कमोडिटी का जो डिमांड है इंक्रीज होगा ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। ये तो गाइस एक चीज याद रखना, ये एक्सेप्शंस नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शंस वाली कुछ भी बातें नहीं लिखोगे, एक्सेप्शन वाली कुछ भी बातें नहीं लिखोगे। यहाँ पे जो अपना इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, ठीक है, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, बस इतना ही, इसी को ही खेलना है। डन एवरीवन। पॉइंट आता है, पहला पॉइंट है डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसके बाद में है आपका न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर्स और फिर मल्टीपल यूजर्स। डन एवरीवन। तो हियर वी हैव फिनिश योर चैप्टर। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। डन एवरीवन। एनी डाउट्स इन योर चैप्टर टेल मी, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बोलो बेटा, कोई भी डाउट है इस चैप्टर में एक बार देख लो। चलो आ जाओ यार, वापस से देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, ये लो इधर, यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था, देख लो, नोट्स ही बताती हूँ आपको। ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज हो गया, ये समझ में आ गया था। यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया था, अमय, पाथ और महेश का लिया था, है ना। फिर डेफिनेशन, डिमांड शेड्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसका कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल और उसका कर्व, डिमांड वो हमेशा डाउनवर्ड की होता है, ये 5 पॉइंट्स जो हमने अभी किए। फिर टाइप्स, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट, ये तो मस्त तोड़ तरह से किया था अपन ने, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स गाइस यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैंने MMT लिखा है, मतलब मैजिक मेमोरी टेक्निक में आपको लेक्चर्स में बताऊंगी। और वो लेक्चर्स में क्या था हमारा, 3 प्राइस इन टोटल, 3 प्राइस इन टोटल बताया मैंने आपको ऑलरेडी। 3 प्राइसेस, ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आई से क्या है, इनकम, एन से क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेसेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो लिखना लिख लो। ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड एडवर्टीजमेंट, अदर फैक्टर। ओ का स्क्वायर है एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, ये टी है, टी है, टी है, एक्सपेक्टेशन। डन। ओ का स्क्वायर है ये रे भाई, ओ का स्क्वायर है, ये इस तरह से होते हैं हमारे पूरे 11 पॉइंट्स। डन एवरीवन। अच्छा, अजम्पशन क्या है, इसका ठीक उल्टा विल बी योर अजम्पशंस। अच्छा, फिर लॉ ऑफ डिमांड किया, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं गाइस, हसल, जिधर बहुत सारा भीड़ भड़का रहता है, जिधर बहुत सारी लोग जाके वो शॉप में डिमांड करते हैं, मतलब हाई द प्राइस, स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लार्जर इज द प्राइस, लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded। ये लिखकर आइयो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जब जब लॉ ऑफ डिमांड पूछा ये जरूर लिख कर आना, ठीक है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है, पूरा इंडिविजुअल का ही है, आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ही है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाओ, फिर कर्व बनाओ, सेम थिंग, सेम डिक्टो सेम। अगर आपने इसको टेक्स्ट बुक से काटा और लिख दिया कि भाई सेम है एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दैट विल बी बेस्ट एंड बेटर। ठीक है, नोट्स में दिया है मैंने, क्योंकि ताकि आपको रियलाइज हो। ठीक है, काटो और लिखो अभी के अभी। जितना कंटेंट कम होता है ना, उतना कॉन्फिडेंस, यार इकोनॉमिक्स का एक पेज तो और कम हो गया। ठीक है, फिर अजम्पशंस आपको पता है मैंने जस्ट अपोजिट है उसका, अपने मन से भी लिख सकते हो। एक्सेप्शंस क्या था, गिवन, स्पेकुलेशन, हैबिचुअल, इग्नोरेंस, प्रेस्टीज, इल्यूजन, और उसके बाद में वेरिएशंस इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरिएशन से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया गाइस, एक्सपैंड हो गई डिमांड, एक्सपैंड हो गई है। ठीक है, और उसके बाद में जब प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड ऐसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज हो जाती डिमांड और डिक्रीज हो जाती। डन एवरी वन ऑफ यू, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है टिल योर एंड। डन, किसी को भी कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। यस एवरीवन, हर किसी को समझा बेटा, न्यू ज्वाइनीज ऑल्सो। बेटा जो नए स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ साथ चैप्टर 3A से फिनिश करो। 3A करोगे तो ही 3B समझेगा, 3B में पहले मत आना, पहले 3A फिनिश करना। ज्यादा लेक्चर लिए ही नहीं मैंने, ठीक है। डन, ओके, चलो यार।